अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी स्पन यान की CLSP या काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, और इसके साथ साथ कॉटन यान की ड्राई और वेट कंडीशन में CLSP का कंपैरिजन या ली स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट होती क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि किसी भी यान के काउंट को उसकी ली स्ट्रेंथ के साथ यानी उसकी ली बनाई जाए और उस ली की स्ट्रेंथ निकाली जाए, उसकी टेस्ट करने के बाद ब्रेकिंग फोर्स निकाली जाए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी अहमियत यह है कि ये हमें यान की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि किसी यान की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यान ने लूम के ऊपर जाके फैब्रिक में कन्वर्ट होना होता है। तो लूम के ऊपर यान के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेसेस लगती हैं। तो यान की इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर होनी चाहिए कि जितनी स्ट्रेसेस उसके ऊपर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस में लगनी होती हैं वो उसको विदस्टैंड कर सके और ब्रेकेज कम दे। अगर यान वीकर होगा तो वो लूम के ऊपर ज़्यादा चलेगा नहीं, ब्रेकेज ज़्यादा देगा। तो किसी भी यान के काउंट की एक पर्टिकुलर CLSP एक रेंज होती है। अगर उससे कम हो CLSP तो वो यान वीकर समझा जाता है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके साथ साथ अगर हमने कंपैरिजन करना हो, सेम काउंट के दो यान हों, दो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से आए हों या दो डिफरेंट सैंपल हों, उन दोनों की CLSP फाइंड करें। जिसकी CLSP बेहतर होगी उसकी स्ट्रेंथ बेहतर है और जिसकी CLSP कम होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस तरीके से हमें यान की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो ली स्ट्रेंथ है ये हमें यान की बंडल स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेशन देती है, बंडल स्ट्रेंथ बताती है। इसको यान की जो सिंगल यान स्ट्रेंथ है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्पन यान्स होते हैं उनकी रेगुलरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी फिलामेंट्स की होती है, क्योंकि थिक थिन प्लेसेस हो सकती हैं। तो इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए बंडल फॉर्म में जो यान का बिहेवियर होता है या उसकी स्ट्रेंथ होती है उसको डिटरमिन किया जाता है। अब काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो हम ली स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है वो ASTM D1578 है। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये स्टैंडर्ड स्पन यान्स के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो सिंगल यान हो या पलाइड यान हो। फिलामेंट यान्स के लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है। इसके साथ साथ अगर कोई यान जिसकी जो स्ट्रेच है वो 5% से ज़्यादा हो, जब 2.5 से लेकर 7.5 मिली न्यूटन पर टेक्स की उसके अंदर उसके ऊपर टेंशन अप्लाई की जाए तो उसके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। ये स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर जो रेट ऑफ एक्सटेंशन अप्लाई किया जाए वो 300 मिलीमीटर पर मिनट हो। अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है? इसको परफॉर्म करने के लिए जो यान का पैकेज हो हमारे पास उससे हम ली बना लेते हैं। अ ली ऑफ यान इज़ मेड ऑन रैपिंग रील। का रैपिंग रील को यूज़ करते हुए हम एक ली बना लेते हैं और उस ली को हम टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर ब्रेक करते हैं। तो और ब्रेकिंग फोर्स जो है वो पाउंड्स के अंदर मेजर कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास सैंपल हों या लॉट हो उसमें से हम 10 यान पैकेजेस रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं और हर यान पैकेज से एक ली बनाते हैं। और ली को टेस्ट करने से पहले जो लैब की स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं जो टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब की होनी चाहिए, यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 65 ±2% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर यान के पैकेजेस को कंडीशन किया जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स के लिए उनको कंडीशन करें तो जो यान की ह्यूमिडिटी है वो लैब की कंडीशंस के बराबर आ जाती है। तो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर ली की ब्रेकिंग फोर्स लेने के बाद सेम ली का वज़न कर लिया जाता है और उस वज़न से उस यान का काउंट निकाल लिया जाता है। फिर काउंट और ली स्ट्रेंथ को यानी उसकी ब्रेकिंग फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास काउंट ली स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट आ जाता है जो CLSP यान की कहलाती है। अब टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो ली हम बनाते हैं वो रैपिंग रील के ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे रैपिंग रील का
इमेज नज़र आ रहा है जो हमारी लैब के अंदर मौजूद है, इस रैपिंग रील की जो सरकमफेरेंस है वो 1.5 यार्ड है। दैट मीन्स कि अगर हमने 120 यार्ड्स की ली बनानी हो तो इसके 80 टन्स अगर ये रैपिंग रील लेगी तो उसके ऊपर 120 यार्ड्स का यान की ली बन जाएगी। तो यहाँ से ली बनाने के बाद ली को यहाँ से निकालते हैं और इसको टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक या तो कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन के ऊपर वर्क करेगी या फिर कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रैवर्स के ऊपर वर्क करेगी। तो CLSP फाइंड करने के लिए जो ब्रेकिंग फोर्स हमारे पास आती है मशीन से, जो हम रीडिंग लेते हैं वो पाउंड्स में होती है, और जो काउंट हम यान का निकालते हैं वो इनडायरेक्ट सिस्टम में निकालते हैं। और उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि 8.33 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इन यार्ड्स और वेट इन ग्राम्स। लेंथ इन यार्ड्स हमने ली चुके 120 यार्ड्स की बनाई है, तो यहाँ पे 120 यार्ड्स रखेंगे, और वेट इन ग्रेन्स जो हमने ली का वेट करेंगे जो हमें ग्राम्स में बैलेंस देगा, उस ग्राम को हम ग्रेन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एक ग्राम में 15.43 ग्रेन्स होते हैं। तो अगर 15.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रेन्स आ जाएंगे। तो इसको अगर इस फार्मूले में रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास यान का काउंट आ जाएगा। यहाँ से हम काउंट निकाल लेंगे और जो ब्रेकिंग फोर्स है पाउंड्स में, उसकी रीडिंग हमारे पास टेंसाइल टेस्टिंग मशीन से आ जाएगी। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए से कि ब्रेकिंग फोर्स इन पाउंड्स और यान काउंट इनडायरेक्ट सिस्टम से निकाला हुआ, इस फार्मूले से निकाला हुआ, तो यहाँ से हमारे पास काउंट ली स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम वीडियो में देखते हैं कि हम इसको लैब के अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास लैब के अंदर फ़िज़िकल टेस्टिंग लैब के अंदर ये रैपिंग रील है, और ये हमारे ऑपरेटर हैं इरशाद साहब। हमने चूँकि इस प्रैक्टिकल में, इस टेस्ट में कॉटन की वेट कंडीशन में भी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ एक साइड पे एक ली बना के उसको वेट करके भी रखा हुआ है। तो ये यान का पैकेज लेके उसकी ली बनाने लगे हैं रैपिंग रील के ऊपर। और ये बटन है इसका, इस मशीन का, इसको ऑन किया तो इसके अब टर्न्स शुरू हो गए हैं। जैसे ही इसके 80 टर्न्स कंप्लीट होंगे तो 120 यार्ड्स की ली जो है वो बन जाएगी। जैसे ही 120 यार्ड्स की ली बनेगी तो मशीन जो है, यहाँ पे ये काउंटर भी लगा हुआ है और ये इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स काउंट कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 60 प्लस हो गए हैं। और एक टाइम में मल्टीपल पैकेजेस लगा के यहाँ पे मल्टीपल लीज हम बना सकते हैं। अब 80 टर्न्स होने के बाद ये ली हमारे पास बन गई है। अब ये ली हम यहाँ से उठा के इसको टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसके जाज के अंदर। ये ज़ीरो सेटिंग की जा रही है कि जो रीडिंग है शुरू में वो ज़ीरो पे आ जाए। उसके बाद ये जो ली हमने वहाँ से निकाली है रैपिंग रील से, वो इसके जाज में इंसर्ट करेंगे, अपर और लोअर जा में। और उसके बाद मशीन को ऑन करेंगे। जैसे ही मशीन ऑन करेंगे तो जाज जो है वो सेपरेट होंगे, और यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ली ये टूट गई है। और जहाँ पे ली टूटेगी वहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स है वो यहाँ डायल से हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे 111 जो पाउंड्स है, 111 पाउंड्स वो रीडिंग आ रही है। तो ये रीडिंग नोट करने के बाद हम यहाँ से ली उतारेंगे और ये पास बैलेंस है। तो हमने अब चूँकि इस यान का काउंट भी फाइंड करना है तो बैलेंस को ऑन किया। बैलेंस को ऑन करने के बाद ज़ीरो रीडिंग लेने के बाद, ज़ीरो एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर वज़न करेंगे। अब ये जो वज़न है इस ली का, यान का, वो 3.39 ग्राम हमारे पास इसका वेट आया है। अब ये जो रीडिंग हमने यहाँ से ली है, अगर हम इसका CLSP निकालें तो हमारे पास सबसे पहले अगर यान का काउंट निकालें तो 3.39 हमारे पास ग्राम्स आए थे। 3.39 ग्राम को ग्रेन्स में कन्वर्ट करने के लिए 15.43 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 15.43 ग्रेन्स होते हैं। तो 3.39 को 15.43 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स निकाल लिए।
अब ये फार्मूला है हमारे पास इनडायरेक्ट यार्न काउंट इंग्लिश यार्न काउंट निकालने का। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हमने यार्न का काउंट निकाल लिया। ये तकरीबन 20 का काउंट है। अब काउंट निकालने के बाद इसकी ली स्ट्रेंथ के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, और ली स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारे पास 111 पाउंड्स आई थी। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो CLSP की वैल्यू है वो 2122 आई। तो इस तरीके से हमने CLSP इसकी निकाल ली। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और सैंपल हो जिसके साथ हमने इसका कंपैरिजन करना हो, वो भी 20 का काउंट हो, तो हम उसका भी इसी तरीके से ली स्ट्रेंथ निकालेंगे, फिर उसका काउंट निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट सैंपल्स का हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ बेहतर है और किसकी स्ट्रेंथ बेहतर नहीं है। अब हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है ये बेसिकली है कि कॉटन यार्न की ड्राई और वेट कंडीशन में ली स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। तो वेट कंडीशन में कॉटन का जो यार्न है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, और ये जो स्ट्रेंथ में इजाफा है कॉटन यार्न का वेट कंडीशन में, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो दो मोस्ट प्रोमिनेंट अगर एक्सेप्टेड रीजंस हैं वो ये है कि चूँकि जो कॉटन है वो सेलुलोजिक यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, और सेलुलोज के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी एक्सटेंसिव होती है। हाइड्रोक्सल एंड्स होते हैं जो कि एक चेन की दूसरे चेन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरचेन और इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से जब वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर होता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाइबर कॉटन यार्न के अंदर होती है इसमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे तो दैट मीन्स कि ड्यूरिंग टेस्ट मोर नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स नीड टू बी ब्रोकन, जिससे कि जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। और एक दूसरी रीज़न ये है कि आफ्टर मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन द स्ट्रक्चर ऑफ द यार्न मे बिकम डेंसर एंड फाइबर्स बिकम टाइटन विद इन द यार्न स्ट्रक्चर, कि जो यार्न के स्ट्रक्चर में कॉटन के फाइबर्स होते हैं वो थोड़े मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद थोड़े स्वेल हो जाते हैं, और उस स्वेलिंग की वजह से जो यार्न स्पन यार्न है वो चूँकि उसमें फाइबर्स ट्विस्ट उनको दिया होता है, तो वो जो ट्विस्टेड फाइबर्स होते हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, और उनके अंदर जो फ्रिक्शन है इंटर फाइबर फ्रिक्शन वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो कॉटन यार्न है वो वेट कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस चीज़ को यहाँ स्कीमेटिकली यहाँ शो किया गया है कि जो सेलुलोजिक यूनिट्स हैं, एक सेलुलोजिक चेन की दूसरे चेन के साथ, पॉलीमर चेन की दूसरी पॉलीमर चेन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे शो की गई है, और ये सेलुलोज का यूनिट है। तो ये रिपीट होकर जब पूरी चेन बनाता है तो इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है, और ये जो बॉन्डिंग है इसमें फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है अगर ये मॉलिक्यूल वाटर अब्जॉर्ब करें, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है और ये हाइड्रोक्सल एंड्स भी पोलर हैं, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब ये वाटर का मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल एंड की ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे वाटर की ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्सल एंड की हाइड्रोजन के साथ मिलके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इजाफा होता है, एक रीज़न, और दूसरा ये कि इस मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन की वजह से जो थोड़ी सी स्वेलिंग होती है कॉटन फाइबर्स की, उस स्वेलिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर में जो ट्विस्ट का फैक्टर की वजह से जो ज़्यादा एक सेल्फ लॉकिंग इफ़ेक्ट जो इन्हेंस हो जाता है, उसकी वजह से यार्न का जो स्ट्रेंथ है वो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये दो मेन रीजंस हैं, एक तो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बढ़ जाना और फिर उसको ब्रेकअप करने के लिए ज़्यादा फोर्स का लगना, और दूसरा स्वेलिंग की वजह से फाइबर का थोड़ा टाइट हो जाना और फ्रिक्शन का ज़्यादा हो जाना। इन दो वजूहत की वजह से जो वेट कंडीशन में कॉटन के यार्न की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो CLSP है काउंटली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट काउंट रेंजेस की उसका जो एस्टीमेट इस टेबल में दिखाया गया है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ जनरल नॉलेज है कि अगर 24 तक का जो काउंट होता है और कार्डेड कॉटन यार्न हो तो उसकी CLSP तकरीबन 2400 के आसपास होती है, और अगर 24 से लेकर 70 तक का काउंट हो तो जो CLSP है
वो 2500 तक होती है, और अबव 70 अगर काउंट हो तो 2550 उसकी CLSP होगी। इसी तरीके से अगर कॉम्ड यान है तो कॉम्ड यान में चूँकि फाइबर्स लेंथी होते हैं, और लेंथी फाइबर अगर यूज़ करके यान बनाया जाए तो यान की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर होती है, क्योंकि लॉन्गर फाइबर जो है ना वो फाइबर टू फाइबर कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो जाता है, कांटेक्ट पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कोहिजन यान के अंदर फाइबर्स के दरमियान कोहिजन ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस सूरत में अगर काउंट यान हो तो 24 तक के काउंट की तकरीबन 2500 के आसपास CLSP होगी, और अगर 24 से लेकर 70 तक का काउंट हो तो ये 2800 के आसपास वेरी करेगी, और 70 से अबव 3000। और जो पॉलिएस्टर का अगर स्पन यान हो तो पॉलिएस्टर जो कि स्ट्रॉन्गर फाइबर है, इसकी टेनेसिटी जो है वो कॉटन के फाइबर से ज़्यादा है। तो जो पॉलिएस्टर का स्पन यान होगा तो 24 तक के काउंट की जो CLSP है वो तकरीबन 3600 के आसपास होगी, और अगर 24 से लेकर 70 तक का काउंट होगा वो 3500, और अगर 70 से ज़्यादा का होगा तो 3300 उसकी CLSP होगी। और इसी तरीके से ये नीचे रो में पॉलिएस्टर और कॉटन के ब्लेंड का एस्टीमेट दिया हुआ है। अब ये दो टेबल ड्राई और वेट कंडीशन में जो पाँच टेस्ट किए हैं उनके रिज़ल्ट शो कर रहा है। ये टेबल टेस्ट के बाद हमारे लैब इंजीनियर, फिज़िकल टेस्टिंग लैब की जो लैब इंजीनियर है मिस बुशरा, उनकी तरफ से बनाया गया है। तो इसमें पहला जो टेबल है वो 5 रीडिंग्स ड्राई ली स्ट्रेंथ की शो कर रहा है, जिसमें ली का जो वेट है जो 5 सैम्पल टेस्ट किए उनकी ये वैल्यूज़ हैं, और एवरेज 3.2 ग्राम वेट आया। और इस 3.2 ग्राम से अगर आप एवरेज काउंट निकाल लें तो वो 20 का काउंट बनता है, और उसकी जो फोर्स पाउंड्स में आपने निकाली ब्रेकिंग फोर्स उस ली की वो 121 पाउंड्स थी। तो इस तरीके से जो टोटल जो CLSP आई, काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट आई, कि ली स्ट्रेंथ को जब हमने काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2453 इसका आंसर आया। इसके बाद हमने वो 5 लीज जो हमने वेट कंडीशन में रखी हुई थी उनको टेस्ट किया। तो उनको टेस्ट करने के बाद सिमिलर तरीके से उनका काउंट निकाला और उनकी ब्रेकिंग फोर्स निकाली। तो जो ब्रेकिंग फोर्स थी वो 146 आई। यहाँ पे ड्राई जो ली थी उसकी ब्रेकिंग फोर्स की एवरेज हमारे पास 121 थी, और जो वेट कंडीशन में स्ट्रेंथ निकाली उसकी ब्रेकिंग फोर्स 146 पाउंड्स आई। तो यहाँ से अगर हम CLSP निकालें तो वो 2919 बनती है। तो जो नेट अजाफा है आप देख सकते हैं कि सेम यान वो जब वेट कंडीशन में उसको टेस्ट किया गया तो उसकी जो CLSP है उसमें तकरीबन 20% इंक्रीज़ हो गया। अब ये जो वेट कंडीशन में कॉटन यान की CLSP का बढ़ जाना है या उसकी स्ट्रेंथ का बढ़ जाना है, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस के लिए ये अहम हो सकता है। मिसाल के तौर पे कॉटन के फाइबर से अगर वाइप्स बनाए जाएं तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे इस चीज़ की बड़ी इम्पोर्टेंस हो कि वाइप्स से जब आप क्लीनिंग करने लगे, वाइप्स को अप्लाई करने लगे, तो वेट कंडीशन में वाइप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ ना कर जाएं। मिसाल के तौर पे जैसे विस्कोज है तो वो वेट कंडीशन में उसकी स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे ऐसी अगर एप्लीकेशन है जहाँ पे वेट कंडीशन में जाने के बाद फाइबर ही अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाए या वो डिज़ोल्व हो जाए, तो इस तरह की एप्लीकेशंस में इस तरह का फाइबर प्रेफर नहीं किया जाता। तो ये जो एप्लीकेशंस है जिसमें वाइप्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिसमें जो फाइबर है वो वेट कंडीशन में होता है और वो वेट कंडीशन में अपना पर्पस सर्व कर रहा होता है, तो वहाँ पे वेट कंडीशन के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो वाइप है उसके अंदर फाइबर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज़ ना कर जाएं। इसी तरीके से हेल्थ केयर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जहाँ पे कि वेट कंडीशन में फाइबर्स को ये ज़रूरी हो कि वो डिसइंटीग्रेट ना हो जाएं या अपनी स्ट्रेंथ लूज़ ना कर जाएं। मिसाल के तौर पे वोंड ड्रेसिंग है। अब वोंड ड्रेसिंग जब बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो बॉडी का जो फ्लूइड होता है या ब्लड वगैरह होता है उससे वो वेट हो जाती है। तो अगर फाइबर ऐसा हो जो वेट होने के बाद अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर जाए या वो डिज़ोल्व हो जाए फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो इस तरह की एप्लीकेशंस में वो सूटेबल नहीं होता। तो कॉटन चूँकि वेट होने के बाद अब इसकी स्ट्रेंथ में कमी होने की बजाय इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है, तो इस तरह की तमाम एप्लीकेशंस में
कॉटन फाइबर एक एडवांटेज रखता है। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल, जिसमें हमने देखा कि जो ड्राई और वेट ली स्ट्रेंथ है वो कैसे फाइंड करते हैं, और जो वेट ली स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अगर होती है तो क्यों होती है, उसकी रीजंस क्या हैं, और प्रैक्टिकली ये जो कॉटन की स्ट्रेंथ का इंक्रीज़ हो जाना है वेट कंडीशन में जाने के बाद, उसके प्रैक्टिकल यूजेज क्या हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कॉटन के साथ डिफरेंट फाइबर्स को ब्लेंड किया जाए, यानी अगर पॉलिएस्टर को ब्लेंड किया जाए, तो उसकी जो CLSP है या उसकी जो स्ट्रेंथ है या ली स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर इस ब्लेंड सिंथेटिक फाइबर की एडिशन का क्या असर होता है।